नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि वो बुधवार दोपहर 12 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री की कोविड-19 के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठक में वर्चुअल शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। चौथी लहर के आहट के बीच यहां पर 12 बजे अहम ये बैठक होनी है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चलिए, आज प्रधानमंत्री बैठक तो करने वाले हैं और अलग अलग राज्यों के सीएम उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देहरादून से अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है? क्या सीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे? देखिए राष्ट्रीय, वाकई बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश के समेत पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। चौथे लहर की आशंकाएं बढ़ चुकी हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री सभी देशों के मुख्यमंत्रियों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और प्रदेश के हालात समझेंगे कि उस प्रदेश के हालात क्या हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस पोजीशन पे है, क्या जो इक्विपमेंट पुराने हैं जिस समय कोविड काल के दौरान यूज हुए थे वो पूरी तरीके से सक्रिय है, क्या कोविड जो अस्पताल बने थे उनकी क्या हालात हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में करीब 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन अभी बच्चे हैं जैसे 18 से 15 साल के जो बीच के जो बच्चे उनके तो लग चुका है, लेकिन और जो 15 साल के जब नीचे हम आते हैं तो उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको खतरा ज्यादा है बच्चों को लेकर के। बुजुर्गों का भी खतरा बढ़ जाता है, हालांकि बूस्टर डोज अभी भी लगाई जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत भी खुद को भी है और सरकार को भी इस बात को भी, जिस तरीके से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश संक्रमित की बात करें तो नोएडा है, लगातार वहां संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1300 से ज्यादा संक्रमित मामले वर्तमान में है। कल 24 घंटे की बात करें तो 203 संक्रमित लोग निकले हैं कोरोना से। तो यानी कहीं न कहीं डोज देने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो चौथी लहर की आशंकाएं हैं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा। तो ये सब तमाम चीजों को लेकर के क्या हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे, सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्रियों से, प्रदेश का हालचाल पूछेंगे कि किस तरीके से कोरोना की डोज कितनी लग चुकी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर चौथी लहर आती है तो कैसे निपटा जाएगा, जो टेस्टिंग की सुविधा है वो कितनी बढ़ चुकी है, कितनी किस तरीके से चल रही है, या फिर बाहरी देशों से आने जाने वाले लोग उन पर कैसे निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जब कभी कोरोना बढ़ता है तो बाहरी देशों से लोग आते हैं तभी वो कोरोना बढ़ जाता है। तो ऐसे में तमाम विषयों पर चर्चा होगी, किस तरीके से उस पर निजात पाया जा सके, क्योंकि चौथी लहर रोकी जा सकती है तो सतर्कता के अनुसार यदि खुद भी अगर कोशिश करे, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना का हमने बहुत बड़े त्योहार भी सेलिब्रेट किए हैं, बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा भी हुए हैं, चुनाव भी हुए हैं अलग अलग राज्यों में। तो ऐसे में अब जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, इस पर रिसर्च भी करना चाहिए कि अचानक कैसे मामले बढ़ रहे हैं। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, अगर हम देहरादून की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मामले अचानक से बढ़े हैं, तो क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है और क्या आज सीएम बैठक में शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से? बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो दोपहर 12 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक समीक्षा बैठक होने जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है कि क्या कुछ उनकी समीक्षा रहे। जो रिव्यू मीटिंग्स लगातार हो रही है उसके माध्यम से क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। बीते रोज की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में 16 नए कोरोना मरीज निकलकर सामने आए, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल है जो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। कल की बात अगर की जाए और कल तक के जो हेल्थ बुलेटिन के आंकड़े हैं, उत्तराखंड प्रदेश में कुछ 87 एक्टिव
केसेस इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन एक बड़ी चिंता और एक चुनौती जो होगी वो होगी आगामी चारधाम यात्रा जो 3 मई से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर सरकार को तमाम यहाँ पर एहतियातन कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार की तरफ से मास्क और सैनिटाइजेशन को अनिवार्य यहां पर किया गया है कि कोई भी अगर यात्री उत्तराखंड में प्रवेश करेगा तो मास्क अनिवार्य होगा, उसको सैनिटाइजेशन यहां पर प्रॉपर तरीके से करके आना होगा। तो साफ है कि 3 मई से जब विधिवत यात्रा का आगाज उत्तराखंड प्रदेश में होगा तो देश के साथ ही विदेश के श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचते हैं और इस बार यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी कोई कोर कसर न छोड़ने का फैसला किया है। तो ऐसे में आज की जो समीक्षा बैठक हो, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसमें क्या कोई रोड मैप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए या वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में लगातार यहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है। बूस्टर डोज भी यहां पर काफी मात्रा में लगाई जा चुकी है। हालांकि जो बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों का यहां पर टीकाकरण अभी विधिवत तरीके से नहीं हो पाया है और अभी स्कूल यहां पर खुले हैं। तो स्कूलों की अगर बात की जाए तो 2 बच्चे यहां पर कोविड पॉजिटिव पिछले 1 हफ्ते के अंदर निकलकर सामने आए हैं। एक शिक्षक यहां पर निकलकर सामने आए हैं। तो इससे चिंता जरूर बढ़ी है और उत्तराखंड के कई जनपदों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से कोरोना मुक्त यहां पर हो चुके हैं। राजधानी देहरादून में ही कल के 16 में से 13 मामले राजधानी देहरादून के थे और 3 जो मामले थे वो अलग अलग जनपद के थे। तो ऐसे में सरकार को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री जब समीक्षा करेंगे तो उसके आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ यहाँ के प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं, क्या कुछ चीजें वो बताने जा रहे हैं, तो इसकी सारी बातें बैठक के बाद ही निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल अजीत बने रहेगा हमारे साथ। अनूप भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो पिछले दिनों लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी वो देख रहे हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग का भी उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा था। तो ऐसे में उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर भी कहा था कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। नए प्लांट को लेकर भी उन्होंने बात की थी। तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की पहल की, तो कितना तैयार है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछली जब तीसरी लहर आई थी उसके पहले जब दूसरी लहर में हम ऑक्सीजन को जिस तरीके से किल्लत देखी थी उस तरीके से कोई भूल नहीं सकता है। शायद वही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कमियां थी उसको दूर किया गया कि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। जिस तरीके से एक एक सांस के लिए लोग मर रहे थे, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जिस समय प्रेजेंटेशन कर रहे थे सबसे मुख्य बिंदु ये था कि ऑक्सीजन के साथ साथ कोरोना दोबारा ना आने पावे, चौथी लहर को रोका जा सकता है, उस पर इंतजाम होने चाहिए। लोगों को जागरूक करो और खासकर वो शहर जैसे लखनऊ है, नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, आगरा है, ये शहर जो हैं वो उन शहरों में उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से कनेक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे में वहां पर सतर्कता बरती जाए और दूसरी बाहरी राज्यों से जो आने वाले लोग हैं उन पर भी कहीं न कहीं निगरानी की जाए। बिल्कुल, और उस पर विचार करना आवश्यक भी हो गया है क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनु तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है। प्रदेश भर के जिला अधिकारियों और कप्तानों के साथ ये वर्चुअल बैठक होगी। सभी कप्तान, सीओ और एसएचओ भी वर्चुअल जुड़ेंगे। शाम 6 बजे सीएम योगी की बैठक का आयोजन किया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक लेने वाले हैं। शाम 6 बजे सीएम योगी की बैठक होगी। आपको बता दें कि वर्चुअली इस बैठक में जुड़ने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के जिला अधिकारी और कप्तानों के साथ ये बैठक होगी जो इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। सभी कप्तान, सीओ और एसएचओ भी इसमें वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बाराबंकी दौरा आज दोपहर 12 बजे बाराबंकी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे डीआरडीए में बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक होगी डीआरडीए में। विभागीय अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेंगे। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है आज और बाराबंकी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे डीआरडीए में समीक्षा बैठक भी करेंगे। विभागीय अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यदि भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवा पहने संतों को ताज में प्रवेश की इजाजत नहीं है। ऐसा ही वाकया मंगलवार को अयोध्या छावनी के रहने वाले संत जगतगुरु परमहंसाचार्य और उनके 3 शिष्यों के साथ हुआ। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बाद में सफाई दी कि वे लोहे के डंडे के साथ प्रवेश चाहते थे, जो संभव नहीं था, लेकिन वे बिना डंडे के ताज में जाने को तैयार नहीं हुए। हालांकि संत जब ताजमहल के निकट पहुंचे तो यूपी पुलिस के जवानों ने पूरे सत्कार के साथ उन्हें ताज के प्रवेश द्वार तक जाने वाली गोल्फ कोर्ट में बिठाया, लेकिन प्रवेश द्वार पर मौजूद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने उनके साथ बेरुखी अपनाई। बताया जा रहा है कि संत जगतगुरु परमहंसाचार्य अपने शिष्यों के साथ अलीगढ़ के एक भक्त परिवार से मिलने पहुंचे थे। वहां से चलकर वे ताजमहल देखने आए। उनके साथ सरकारी गनर भी थे। उनके शिष्य ने बताया कि शमशान घाट चौराहे से जब वे ताजमहल के लिए निकले तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिचय जानकर उन्हें गोल्फ कोर्ट में बिठाकर यहां पर पश्चिमी गेट तक भेजा। शाम करीब 5:30 बजे संत अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा पहने होने के कारण प्रवेश न देने की बात कही गई और उनके टिकट लेकर अन्य पर्यटकों को बेच दिए गए और उनका पैसा भी वापस लौटाकर उन्हें वापस बेच दिया गया। आरोप है कि उनके शिष्य ने जब फोटो खींचने की कोशिश की तो मोबाइल फोन छीनकर फोटो भी डिलीट कर दिए गए। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। ध्यान लिया इस घटना का और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था हमने उनसे भी बात किया तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूं एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, यहाँ पर महंत ने नाराजगी तो जताई है, क्या इस पर किसी तरह की कार्रवाई या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट? हाँ राशि, देखिए संत परमहंसाचार्य कल अलीगढ़ में किसी अपने भक्त के यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो आगरा में पहुंचे। उनको जानकारी हुई कि जो ताजमहल है वहां पर भगवान शिव की पिंडी है, उनको वहां पर देखना चाहिए। इसी कारण वो कल 5-5:30 बजे के आसपास ताजमहल दर्शन के लिए आए और उनके साथ में 3 शिष्य भी थे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो एएसआई और सीएसएफ के कर्मचारियों ने उनको वहां पर रोक लिया क्योंकि उनके हाथ में ब्रह्मदंड था और क्योंकि एएसआई द्वारा बताया गया कि ये लोहे का है, जबकि वो लकड़ी का था। एएसआई ने इसको लेकर सफाई भी दी है कि ऐसा कुछ नहीं है और हमने बिल्कुल नहीं रोका है, भगवा वस्त्र धारण किया होता, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन साफ जो संत महात्मा है परमहंस आचार्य, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक विशेष वर्ग को छूट दी जाती है ताजमहल के अंदर, लेकिन जो भगवाधारी हैं उनको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। राशि, हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, ताजमहल में भगवाधारियों को प्रवेश को लेकर ये पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं और लगातार ऐसे विवाद खड़े होते रहे हैं। तो एएसआई और सीएसएफ लगातार इस मामले में इस तरीके की टीका टिप्पणी और अपने बचाव में पक्ष रखता रहा है। चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।
चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में शिरकत करेंगे। देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ही आज सीएम धामी जो है रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक में शामिल होंगे। देहरादून में बाल संरक्षण आयोग की ये बैठक होनी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। कंचन वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे सीएम के दौरे को लेकर, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2:35 पर पुलिस लाइन हेलीपैड रुद्रपुर जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद 2:50 पर रुद्रा होटल में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी जो पार्टी के हैं उनके साथ उनकी बैठक है। और बैठक के बाद वो एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे और यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो कथा चल रही है उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस तैनात है। पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जहाँ पर भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहाँ पर भारी फोर्स तैनात है। उसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान प्रशासन रखा है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 1 महीना ही हुआ है और लोकसभा के चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन जो बिसात बिछनी है वो अब से शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। यूपी की राजनीति में आजम खान की डिमांड क्यों बढ़ गई है, इसके पीछे लोग अपने तर्क निकाल रहे हैं। शिवपाल, रविदास, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण ने भी ऐलान किया कि वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने भी आजम खान को लेकर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस विषय पर हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आजम खान जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, वो चर्चाओं में बने हुए हैं। कई समाजवादी पार्टी, शिवपाल सिंह यादव और इसके अलावा कई ऐसे दल हैं जो जिनके नेता उनसे मिलने जेल जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया है कि उनके जो नेता हैं ब्रिजभूषण, वो भी चुनाव के अब वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे। आखिर आजम खान को लेकर इतनी राजनीति क्यों गरमाई? हमारे साथ बात करने के लिए अमीक जामई हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमीक जी, क्यों ऐसा क्यों है कि आजम खान इतना डिमांड में क्यों आ गए अचानक? देखिए, बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के सौजन्य से माननीय आजम खान साहब आज जेल में। आजम साहब की क्या गलती है ये पूरा मुल्क जानता है। उनके ऊपर अनगिनत ऐसे ऐसे केसेस लगाए गए, बकरी चोरी, किताब चोरी और न जाने क्या क्या वक्त से संबंधित चीजें उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन जो उनकी मेन गलती ये थी, वो ये गलती थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीब मुसलमानों और जो शोषित वंचित तबके हैं उनके लिए एक उन्होंने विश्वविद्यालय बना लिया। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है, क्योंकि अभी शिवपाल सिंह यादव जो भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक हों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश और मुलायम दोनों ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। यही वजह है कि वो अभी तक जेल में है और 2.5 साल जैसा लंबा वक्त काट चुके हैं जेल में। देखिए, शिवपाल जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछला जो 30 साल है यहाँ का समाजवादी आंदोलन का, उसका वो गवाह रहे। माननीय नेताजी पर जब वो सवाल उठाते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह जो उनके बारे में लगता है बीजेपी आरएसएस से समझौतों को लेकर, वो खुद अपनी बातों से उसको मजबूत कर देते हैं। लेकिन एक सवाल इस पर बनता है, क्योंकि तो 83% वोट अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी से मिले और इसके बाद जब मसले होते हैं या यूं कहा जाए जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव उस पर बयानबाजी नहीं करते हैं बस। और देखा भी जा रहा है कि गोरखपुर की घटना हो या प्रयागराज की घटना हो जहां पूरे परिवारों की हत्या हुई, अखिलेश यादव ऐसे मुद्दों पर बोलते या बात करते कम बचते नजर आते हैं। लेकिन एक यादव परिवार की जब एक दरोगा ने जब सुसाइड किया तो वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या माना जाए कि एक जात के लिए ही सिर्फ अखिलेश यादव का प्रेम नजर आता है? देखिए, ये तो आप बयानवीर से तो वीरता से कोई काम तो चलता नहीं है। हम तो गवाह हैं इस बात के, जब एनटीसीए मूवमेंट हुआ हम उत्तर प्रदेश कमेटी के कन्वीनर थे। 19 दिसंबर 2019 को परिवर्तन चौक पे बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ प्रदेश का। उनकी अप्रूवल से हम उसके कन्वीनर बने। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस गोलियों का मुसलमान शिकार हुए थे। उस वक्त ना
बहुजन समाज पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना MIM, ना वो सभी लोग जो सिर्फ बयानबाजी का काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं बयान का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे सारे जो सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, उनके हाथों से उन सभी परिवारों को, जबकि हमारी सरकार नहीं थी, 5-5 लाख रुपए बतौर मदद। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।